नैना अभी छत पर से कपड़े उतार कर नीचे आई थी कि देखा ननद विमला जीजी आई हुई थी और नीचे बरामदे में बैठी हुई थी। अभी परसों ही तो आकर गई थी, आज फिर आ गई। नैना मन ही मन सोचने लगी, पर अब ननद है, उनका मायका है, आखिर क्या कर सकते हैं। चाहे तो रोज आए। इसलिए कपड़े एक तरफ रख कर उन्हें प्रणाम कर रसोई में उनके लिए पानी लेने चली गई। अभी पानी लाकर उन्हें पकड़ा कर वही पास रखी कुर्सी पर बैठी ही थी कि इतने में अम्मा जी अंदर कमरे में से निकलकर आई और उससे बोली, अरे बहू, तू फिर बैठ गई। कितनी बार कहा है कि जितना भाग भाग कर काम करेगी उतना ही डिलीवरी में परेशानी नहीं होगी, लेकिन तू है कि बस आराम करने बैठ जाती है। विमला आई है, जा जल्दी से चाय नाश्ता तो ले आ। हाँ अम्मा जी, बस थोड़ा थक गई थी तो सुस्ताने बैठ गई। आप विमला जीजी के पास बैठिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। कहकर नैना अपने पेट पर हाथ रखकर उठी और अपने आप को संभालती हुई रसोई की तरफ चल दी। बहू की बात सुनकर अम्मा जी वही अपनी बड़ी बेटी विमला जीजी के पास आकर बैठ गई। उधर रसोई में चाय बनाते बनाते नैना के दिमाग में बस यही घूम रहा था कि ये नवा महीना क्या लगा है, बिल्कुल भी आराम करने का मौका नहीं मिलता। पैर भी सूज कर गुब्बारे की तरह हो गए। ऊपर से आजकल विमला जीजी के बहुत चक्कर लगने लगे हैं। ज़रूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, पर मुझे बताई नहीं जा रही। अम्मा जी के 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी विमला जीजी, दूसरे नंबर पर नैना का पति सुरेश और उससे छोटी बेटी कमला, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। नैना अम्मा जी की इकलौती बहू थी और जल्द ही माँ बनने वाली थी। उसका 9वां महीना चल रहा था। इधर छोटी ननद कमला की भी शादी पक्की हो गई थी। 3 महीने बाद शादी थी, लेकिन शादी से संबंधित तो किसी बात को उससे छुपाया नहीं जाता था। तो फिर विमला जीजी और अम्मा जी ऐसे क्या खुसुर फुसुर कर रही थी। नैना रसोई में चाय नाश्ता बनाकर बाहर लेकर आई तो देखा अम्मा जी और विमला जीजी पेपर में कुछ लिख रही थी। नैना को आते देखकर दोनों चुप हो गई। नैना ने जब उनकी तरफ देखा तो अम्मा जी ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। नैना बैठना तो चाहती थी, पर अब उसे अम्मा जी का इशारा मिल चुका था, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसे फिर भी चैन नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि विमला जीजी जब भी आती थी कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करके जाती थी, और आज तो कागज पेन लेकर बैठी थी। पता नहीं दोनों माँ बेटी एकजुट होकर क्या कर रही थी। जरूर उनके दिल में कुछ ना कुछ चल रहा था। फिर कोई ना कोई कुआं खोद रही होगी मेरे और मेरे मायके वालों के लिए। यही सोच सोच कर नैना परेशान हो रही थी। अम्मा जी को अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी पर विश्वास था तो वो थी विमला जीजी। विमला जीजी हालांकि अम्मा जी की बेटी थी, लेकिन अम्मा जी के अनुसार विमला जीजी को दीन दुनिया की पूरी खबर थी। समाज में उठना बैठना, लेन देन, रीति रिवाज, उन्हें सभी चीज़ की समझ थी। आखिर विमला जीजी की शादी को 15 साल जो हो गए थे, वो भी संयुक्त परिवार की बड़ी बहू। बस यही बात थी कि अम्मा जी हमेशा हर काम में विमला जीजी से पूछ कर करती थी। पिछली बार भी सुरेश और नैना की शादी के 1 महीने बाद विमला जीजी और अम्मा जी कागज पेन लेकर बैठी थी। तब भी उसके मायके से क्या क्या सामान आएगा उसकी लिस्ट तैयार हुई थी। दरअसल विमला जीजी की शादी तो बाऊजी ने ही करवा दी थी, पर सुरेश की शादी के समय वो इस दुनिया में नहीं थे। शादी हंसी खुशी से हो जाए इसके लिए अम्मा जी ने मन्नत मांगी थी। अब मन्नत पूरी करने के लिए वो अपने कुल देवी के मंदिर गए थे। वहाँ यज्ञ हवन का प्रोग्राम भी था। यज्ञ हवन में सुरेश और नैना को ही बैठना था, इसलिए उसके मायके वालों से पहरावनी मांगी गई थी, और वो भी छोटी मोटी नहीं, बड़ी पहरावनी। खुद के घर के सभी सदस्य के लिए कपड़े, बेटी के परिवार के लिए कपड़े, इसके अलावा 3 मामा ससुर, 2 मामी सास, 2 बुआ सास, सबके परिवार के लिए कपड़े। ऐसा करके काफ़ी सारे लोगों के लिए कपड़े मांगे गए थे। ऊपर से सब पर शगुन भी। ये सुनकर तो नैना के पिताजी भी सकते में आ गए थे। अभी अभी तो शादी हुई थी, कितना खर्चा हो गया था, ऊपर से अब ये सब। पर क्या करते, बेटी की नई नई शादी हुई थी तो ससुराल वालों को क्या नाराज़ करते, इसलिए उन्होंने पैरावनी दे दी। आखिर सबके लिए कहाँ से नई खरीदारी करते, तो उसकी मम्मी और भाभी ने अपने पास से काफ़ी सारे कपड़े निकाल कर पैरावनी के लिए दिए थे। बस नैना, सुरेश और अम्मा जी के कपड़े ही बाजार से खरीद कर लाए थे। पर भला रिश्तेदारों को इससे क्या लेना देना, उन्होंने तो ताना मारना था सो मार दिया। समधी ने क्या खर्चा किया है, अरे घर में से ही तो कपड़े निकाल कर लाए हैं। भाई समधी समधन तो कमज़ोर निकले। पर अम्मा जी और विमला जीजी ने किसी ने कुछ भी नहीं कहा। खैर इधर जब नैना को बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ा तो वो चुपचाप दरवाजे की ओट के पास आकर खड़ी हो गई और अम्मा जी और विमला जीजी की बातें सुनने लगी। हाय राम विमला, ये तू क्या कह रही है? बहुत सारा काम यहाँ करे और डिलीवरी के लिए मायके जाएगी? अरे तू सोच कर देख, उसके पिताजी की भी आए दिन तबीयत खराब रहती है, लोग क्या कहेंगे?
अरे अम्मा, ये तो रिवाज है। डिलीवरी के लिए बहू अपने मायके ही तो जाती है। क्या मेरी डिलीवरी आपने मायके में नहीं करवाई थी? हाँ, करवाई तो थी, पर कितनी परेशानी हुई थी। तुझे याद है, उस समय तेरी दादी को भी ख़त्म हुए 1 महीना ही हुआ था, और तेरे बापू का काम भी अच्छे से नहीं चल रहा था। ऊपर से तेरे ससुराल वाले तो बिल्कुल भी नहीं समझे, इसलिए तुझे यहाँ बुलाना पड़ा था। अरे अम्मा, तो नैना के मायके में अभी कौन सी हमारे जितनी परेशानी है, उसे भी तो भेज सकते हो। ऊपर से छोटी की शादी पक्की हो गई है, खर्चा कितना बढ़ जाएगा। सोचो, कम से कम डिलीवरी का पैसा तो बच ही जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है, पर अच्छा लगेगा क्या? अम्मा की बात सुनकर नैना मन ही मन मुस्कुराई कि इस बार तो अम्मा विवेक से काम ले रही है और विमला जीजी की बातों में बिल्कुल नहीं आ रही है। पर विमला जीजी भी क्या कम थी, अम्मा को मनाने में ही लगी हुई थी। अरे अम्मा, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, रिवाज तो रिवाज होता है, और फिर इसमें तो पैसों का भी फायदा है। वो कैसे? अम्मा जी अपना सिर खुजलाते हुए बोली। अरे मेरी भोली अम्मा, मेरी बात ध्यान से सुनो। बहू यहाँ रहेगी तो उसके हॉस्पिटल का खर्चा, ऊपर से डिलीवरी के बाद खाने पीने में सूखे मेवे, कम से कम 8-10 किलो घी, अजवाइन, सोंठ, लड्डू में ही कितना खर्चा हो जाएगा। ऊपर से बच्चे के खर्चे, मालिश वाली के खर्चे, यहाँ तक कि नहावन कुआं पूजन का खर्चा। वहाँ रहेगी तो कम से कम 1.25 से 2 महीने वही रहेगी, तो ये सब खर्चे उसके माता पिता को करने पड़ेंगे। हाँ, ये तो तूने सही कहा विमला। अब तो अम्मा जी भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। और नहीं तो क्या अम्मा। और फिर सोचो, तुम्हें ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ समधियों से बच्चे के जन्म की खुशी में बड़ी पहरावनी भी हम करवा लेंगे। नैना के मायके वाले कपड़े अच्छे देते हैं, तो हम रिश्तेदारों को वो कपड़े ना देकर अपने पास रख लेंगे। सोचो, छोटी की शादी में देने के लिए कितने कपड़े आ जाएंगे। ऊपर से तुम्हें भाभी और अपने पोते पोती की खरीदारी भी नहीं करानी पड़ेगी। शादी में पहनने लायक कपड़े तो वो लोग ही दे देंगे। विमला जीजी अम्मा जी को समझाते हुए बोली। अम्मा जी को भी विमला जीजी की बात भा गई और वो नैना को मायके भेजने के लिए तैयार हो गई। नैना ने ये बात सुरेश को बताई, पर सुरेश ने कहा, अब इस मामले में मैं क्या बोलूँ। अम्मा जैसा कहती है वैसा कर लो, आखिर उन्हें ज़्यादा समझ है। हाँ, लेकिन मेरे पिताजी की तबीयत तो खराब रहती है। माँ उन्हें संभालेगी हम फिर मुझे। ऊपर से भाई का काम भी ठीक ठाक ही चल रहा है। देखो, डिलीवरी के बाद मायके की तरफ से खर्चा तो होगा ही। माता पिता अपनी बेटी और नाती नातिन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं, खाली हाथ कभी नहीं आते। लेकिन जानबूझकर उन पर बोझ डालना तो गलत है। नैना ने समझाना चाहा। देखो, तुम्हारा कहना सही है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। अम्मा तो जीजी के कहीं पर है। हम दोनों में से किसी ने कुछ कहा तो बात बिगड़ जाएगी। तुम तो किसी भी तरह अपनी माँ को मनाओ कि वो खुद ही मना कर दे। सुनकर नैना भी सोच में पड़ गई। नैना ने फ़ोन कर अपनी माँ को ये बात बताई। उसकी माँ ने बड़े प्यार से कहा, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब देख लूँगी। दूसरे दिन अम्मा जी ने नैना की माँ को फ़ोन लगाया। इधर उधर की बात करने के बाद वो फिर मुद्दे पर आई। समधन जी, हमारे घर में रिवाज है कि पहला बच्चा अपने ननिहाल में होता है, तो आप कब भेज रही है नैना के भाई को उसे लिवाने के लिए? समधन जी, ये रिवाज तो हमारे यहाँ पर भी है कि पहला बच्चा तो ननिहाल में ही होता है। मैं भी उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहती थी। समधन जी की बात में अपना समर्थन सुनकर अम्मा जी बड़ी खुश हो गई। तो बताइए फिर क्या करना है? कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर आप गोद भराई की रस्म रख लीजिए। हाँ, हमारा कुटुंब बड़ा है, तो हमारे परिवार की तरफ से 100-125 लोग शामिल हो जाएंगे। फिर आपको भी तो तैयारी करनी पड़ेगी। आखिर बहू के साथ घी, सूखे मेवे, नए कपड़े, गहने ये भी तो देने ही पड़ेंगे। उसके बाद ही हमारी बेटी अपने मायके आ सकती है। पर हमने तो ऐसा कोई रिवाज नहीं सुना, अम्मा जी हैरान होते हुए बोली। नहीं जी, हमारे यहाँ पर तो ये रिवाज है कि गोद भराई की रस्म के बाद ही बेटी मायके आ सकती है, और ये सब तो देने ही पड़ेंगे। हमारे यहाँ तो ससुराल की तरफ से कितना घी दिया गया है वो तक नाक की बात होती है। अच्छा, ऐसा भी होता है? ठीक है, मैं अपने परिवार से पूछकर बताऊंगी, कहकर अम्मा जी ने फ़ोन रख दिया। अम्मा जी ने उसके बाद विमला जीजी को घर पर बुलाया और उनसे बात की। मैंने तो ऐसा कोई रिवाज नहीं सुना अम्मा। ये तो भाई के ससुराल वाले थोड़े लालची लग रहे हैं। साफ साफ मना कर दो उन्हें कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं होता, और अगर वो लोग नहीं माने तो? एक खर्चे को बचाने के लिए मैं इतना बड़ा खर्चा नहीं कर सकती। 100-125 लोग उन लोगों की तरफ से आएंगे, तो 200-300 लोग हमारी तरफ से हो जाएंगे। ऊपर से खाने पहनने सब चीज़ का खर्चा। ना बाबा ना, इससे अच्छा तो बहू की डिलीवरी हमारे घर पर ही हो जाएगी। अम्मा की बात सुनकर अंदर रसोई में नैना मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसके बाद दोबारा बहू की डिलीवरी का हिसाब किताब नहीं हुआ। नैना की डिलीवरी उसके ससुराल में ही हुई, और अम्मा जी ने उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान भी रखा।